तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कंपाउंड थे सच एज एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, इनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट को दिया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग प्लस आई कहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जहाँ पर कोई भी कंपाउंड का ग्रुप आ जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, और वह आ करके अपने जो COOH कंपाउंड है उसके साथ मिल करके जो उसकी एसिडिटी है या तो उसको घटा देता है या उसको बढ़ा देता है। तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को आई से डिनोट किया जाता है। इसके दो पार्ट हो जाते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में हम लोग क्या जानने वाले हैं। प्लस आई इफेक्ट में यहाँ पर जैसे बात की गई है पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज गाइस होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी खुद क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे वो सीधी सी बात है एसिडिटी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं वो कौन से हैं, जैसे एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 है, CH3CH2 है, C2H5 है, या कोई प्रोपिल ले लो आप, कोई कुछ भी ले सकते हो आप। और माइनस इफेक्ट की बात पे आते हैं तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पर जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, और क्या करते हैं, और pKa को घटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो नोट दिया गया है। तो नोट पे यहाँ पर बताया गया है कि जो इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप है वो किस प्रकार इंक्रीजेस कर रहे हैं, जो एसिडिटी करेक्टर है या एसिडिक करेक्टर है उसको किस प्रकार से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि फेनिल जो है उसका सबसे कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और सबसे कम एसिडिटी क्या करेगा, शो करेगा, और सबसे ज़्यादा CF3 देने वाला है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं एग्जांपल वगैरह क्या क्या है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट में ये हो जा रहा है कि अगर प्लस आई इफेक्ट आ रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई बल्कि एल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो बल्कि एल्किल ग्रुप आने की वजह से क्या होने वाला है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ब्रेक होना था, जिससे प्रोटोनेशन होना था, प्रोटॉन का बनना होना था, जहाँ पर H+ आयन का निकलना होना था, तो वो इजीली अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो देखो जैसे अगर ये COOH है, इस तरीके से कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और यहाँ पर क्या होता है, H+ आयन क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। समझ में आ गया इतना। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। अब आगे क्या है कि अगर मान लो हम लोगों ने इस COOH में CH3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इस CH3 को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि अब जो ये CH3 वो क्या करेगा, इस जो ऑक्सीजन एटम है इस पर क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब यहाँ पर बढ़ाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग का कार्यक्रम है वो ईजिली नहीं हो पाएगा। तो जब ईजिली नहीं हो पाएगा तो ईजिली H+ नहीं निकल पाएंगे। तो जब ईजिली H+ नहीं निकल पाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ये बात कही गई थी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिया है हम लोगों ने, ठीक है, और दूसरा क्या लिया है, एस्टिक एसिड लिया है। तो देखो यहाँ पर जो COOH है, COOH के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका हम लोग नाम फॉर्मिक एसिड जानते हैं। pKa क्या हो जाएगा, तो pKa हो जाता है 3.74। तो जैसे ही इस H को हटा करके हम लोगों ने क्या किया, CH3 को अटैच किया है, तो वो क्या हो जा रहा है, उसका pKa तुरंत क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जब pKa बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी घट जाएगी। ठीक है। तो यानी यहाँ पर मोर एसिडिक कौन हो रहा है, यहाँ पर मोर एसिडिक फॉर्मिक एसिड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो कोई पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे जो हाइड्रोजन आयन का ब्रेकडाउन है वो इजीली होगा। जब प्रोटॉन का ब्रेकडाउन इजीली होगा तो जब प्रोटॉन आसानी से निकलेंगे तो वहाँ पर एसिडिक नेचर कैसा होगा,
बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पर CH3 के आ जाने से जो हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र है H+ आयन का, वो क्या हो जाएगा, इंटरफियर हो जाएगा, जिसके कारण एसिडिटी क्या हो जाएगी, कुछ घट जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों ने इसमें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था। अब इसमें हमने थोड़ा सा आपको और क्लियर कराने के लिए फॉर्मिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का क्या किया है, एग्जाम्पल ले लिया है। तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब क्या है कि Cl CH2 COOH, और यहाँ पर देखो आप लोग देख पा रहे होंगे फॉर्मिक एसिड में HCOOH। तो देखो यहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड का जो pK है वो कितना है, 3.74 है, और यहाँ पर भी कितना है, 3.74 है। ठीक है, मगर देखो यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन ग्रुप केवल आ गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया है, केवल आ गया है। उसके केवल आने मात्र से यहाँ पर हो क्या गया है गाइस, यहाँ पर हो ये गया है कि जो pK है वो क्या हो गया है, घट गया है। तो जब pK घटेगा तो क्या हो जाएगा, जब pK घट जाएगा तो क्या होने वाला है, एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। मतलब मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा, और फॉर्मिक एसिड उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक होने वाला है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये जाना कि pK जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर के या एसिडिटी के। ठीक है, मतलब pK बढ़ेगा तो क्या होने वाला है, वहाँ पर एसिडिक नेचर घटेगा, और pK घटेगा तो क्या होगा, वहाँ पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पाया, हम लोगों ने यहाँ पर पाया मीन्स एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी। मतलब जो एडिशन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वो क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो हम लोग यार वो तो देख ही चुके हैं। तो चलो, अब स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को यहाँ पर गाइस बताया गया है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर जो -I इफेक्ट है उसको उसमें लिया है NH3+ को, और जो सबसे कम -I इफेक्ट है उन्होंने वहाँ पर लिया है H को। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा 2-4 हम लोग ज़्यादा वाले याद कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है NH3+ का, फिर उसके बाद होता है SO3H का, और फिर COOH का भी ज़्यादा होता है, COCl का भी ज़्यादा होता है, CONH2 का भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का। मतलब ये घटता हुआ क्रम है, सबसे ज़्यादा NH3+ का, और अगर NH3+ और F में अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो F कैसा होगा, F का लेस -I इफेक्ट शो करेगा, यानी लेस एसिडिक होगा देन NH3+ के। ठीक है, तो अब अपना ये इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम लोग बिना देरी किए हुए आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड में। तो स्ट्रक्चर एंड यूजेज जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, मगर कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर है उसका दिमाग घूम जाता है और वह इसको लॉन्ग में दे देता है, 10 नंबर में दे देगा। जैसे कि व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिफाइन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में गिव स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल सक्सिनिक एसिड है या स्टाइल, एक मिनट गाइस, कुछ थे स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट थे, चलो हम लोग अभी उनके बारे में बात करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड के बारे में बात की गई। तो सबसे पहली बात है एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो इसके बारे में जानकारी होने के लिए हम लोग होना चाहिए, एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अगर इसको कॉमन नेम में कहें तो एसिटिक एसिड कहते हैं, और अगर इसका IUPAC नेम देखें तो 1 और 2। तो 2 का मतलब होता है एथ, और सारे में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, और प्लस COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाने वाला है, इसका नाम एथेनोइक एसिड हो जाने वाला है। ठीक है, एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पर बिना देरी किए हो तुरंत, एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम में इसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको ही विनेगर भी कहते हैं। तो हम लोग ये इंट्रोडक्शन जान रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH, कहीं पर CH3CO2H भी लिखा हो सकता है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर RCOOH भी लिखा हो सकता है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिना याद करने वाली बात है आप सब लोगों के लिए, देखो कोई भी लिक्विड होगा या कोई भी सॉलिड होगा तो आपको बिना आँख मूंदे सीधे 99% लगभग जो भी कंपाउंड हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, या कलरलेस क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो अब इतना तो हम लोगों को ये हमेशा याद ही रखना है। अब उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, अब उसके बाद हम लोगों को करना ये है कि इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, वे विनेगर है। और या इसको हम लोग देखो, आप लोग लैब में जाते होगे तो ग्लाइसियल एसिटिक एसिड देखते होगे, तो यही उसका लैब में क्या नाम है, ग्लाइसियल एसिटिक एसिड नाम है।
अगर विनेगर की बात करें तो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड का 3 से 9% क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब किसी भी 100 ml में हम लोग लगभग 3 से 9 ml एसिटिक एसिड से वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, उसके बाद वाटर का 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो वहाँ पर क्या बन जाता है, लगभग विनेगर बन जाता है। ठीक है। अगर टेस्ट की बात करें तो देखो एसिड है तो सॉर टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद स्मेल की बात करें तो स्मेल सब में अधिकतर में पंजेंट स्मेल ही आपको डालना है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें अधिकतर में पंजेंट स्मेल भी आपको डालना है, या स्वीट स्मेल डाल सकते हो या डिस्टिंक्ट स्मेल डाल सकते हो। और नेचर कैसा है इसका, वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब क्या है, यह लेस H+ आयन वाटर में लिबरेशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इतना बात हो गई। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को देख लो आप लोग। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को आप लोग अगर देखेंगे तो गाइस एक मिनट, तो इसके स्ट्रक्चर में देखो CH3COOH था, तो देखो हम लोगों ने इसको स्ट्रक्चर के रूप में इस तरीके से दिखा दिया है। तो ये स्ट्रक्चर है। और कंसनट्रेटेड जो एसिटिक एसिड होता है वो कैसा होता है, वो कोरोसिव इन नेचर होता है। मतलब कैन अटैक द स्किन, वो स्किन को क्या कर सकता है, डैमेज भी कर सकता है। ठीक है। तो अब चलो अब इसकी प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। तो देखो जो प्रिपरेशन है उसमें जो 75 तक का जो 75% है जो प्रिपरेशन है वो पहली प्रिपरेशन है। उसका मतलब है कार्बोनिलेशन ऑफ मेथेनॉल। तो कार्बोनिलेशन ऑफ मेथेनॉल का मतलब क्या है, कार्बोनिलीकरण। ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या है, कार्बोनिल प्लस एशन ऑफ मेथेनॉल। मतलब कार्बोनिल मतलब CO ग्रुप और एशन मतलब एडिशन और मेथेनॉल मतलब CH3OH। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर इसको बताया भी है। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, एशन का मतलब होता है एडिशन और ऑफ का मतलब का, और मेथेनॉल का मतलब CH3COOH। मतलब जब हम लोग CH3OH कि जो रिएक्शन CO के साथ करवाएंगे, कोई कैटलिस्ट यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि हम लोगों को एसिटिक एसिड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और यही 75% एसिटिक एसिड जो है इसी मेथड से फाउंड किया जाता है। तो बाय दिस मेथड मोस्ट एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस। इस मेथड के द्वारा बहुत सारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो गाइस ये जो रिएक्शन आपको एक लाइन में दिखी गई है कि यहाँ पर मेथनॉल को हम लोगों ने यहाँ पर जो ये CO है ना, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर इन लोगों ने लिया है। उसकी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोग पा रहे हैं कि CH3COOH यानी एसिटिक एसिड वहाँ पर क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है। अब जो ये रिएक्शन जो इतनी ईजी रिएक्शन थी वो एक स्टेप की रिएक्शन नहीं, तो उसमें 3 स्टेप आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द कार्बोनिलेशन ऑफ मेथनॉल का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मेथनॉल में मतलब ये जो यहाँ पर कैटलिस्ट दिया गया है मेरे हिसाब से वो कैटलिस्ट जो है वो HI है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने CH3COH की जब रिएक्शन HI से करवाई है तो हम लोगों ने क्या पाया है, हम लोगों ने पाया है कि यहाँ पर एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी मेथनॉल की रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड से करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को क्या हो रहा है, एल्किल आयोडाइड मिल रहा है और उसके साथ वाटर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। उसके बाद जब हम लोगों ने इसकी मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन देखी है, जो सेकंड रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, CH3I की जब रिएक्शन हम लोगों ने CO के साथ की है तो वहाँ पर CH3COI का क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब ये CH3COI जो है, तो जो CH3COI है ना गाइस, तो इस ये जो कॉम्प्लेक्स मिल गया है, अब इसकी हम लोग क्या कराएंगे, वाटर के साथ एडिशन करवाएंगे। तो वाटर के साथ किस प्रकार के एडिशन करवाएंगे, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और वहाँ से जो ये बाई प्रोडक्ट बना हुआ है CH3COI, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I को निकालेंगे और H के साथ अटैच करवाएंगे और एक OH यहाँ पर अटैच करेंगे। तो आइए इनको जानते हैं बिना देरी के हुए, क्योंकि देर करने का टाइम ही नहीं है अपने पास गाइस। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ ये है कि CH3OH की रिएक्शन हुई है HI के साथ। ठीक है। तो ये OH और ये H मिलके क्या बना, वाटर बन गया। ठीक, H2O बन गया प्लस CH3I बचा तो क्या बन गया, CH3I बन गया। अब ये देखो ये CH3I है ना, अब ये CH3I को हम लोगों ने लिया है, उसके साथ रिएक्शन करवाई है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो हम लोग पा रहे हैं यहाँ पर CH3COI का एक क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। मतलब ये सम्मिलित रूप बन गया है। ठीक है। क्योंकि अगर देखो इसको अगर हम लोग तोड़ें तो ये CH3-I हो रहा था और इसको अगर देखें तो C डबल बॉन्ड O कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका जो ये बॉन्ड बीच से तोड़ दो, इसको क्या कर दो, बीच में यहाँ पर अटैच कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3
C डबल बॉन्ड O और फिर O और उसके बाद क्या हो, सॉरी O कहाँ है यहाँ पर, I है ना, हाँ तो I हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो CH3COI ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है वो आ गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स आया है इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उठाते हैं, तो CH3COI को लेते हैं और उसके बाद रिएक्शन किसकी करवाते हैं, हम लोग वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि पहले पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया है, वाटर को रिमूव किया था। या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को बनाना क्या है, हम लोगों को बनाना है एसिटिक एसिड, तो हम लोगों को एसिटिक एसिड बनाएंगे। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन होगी, ये हो जाएगी CH3CO और डैश I हो जाएगा, और उसके बाद प्लस, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, तो H की तरफ OH की तरफ माइनस का चार्ज और H की तरफ कैसा प्लस का चार्ज, तो प्लस और माइनस एक साथ हो जाएंगे तो HI का निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर बचा है CH3CO प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, OH बनाएंगे। तो ये देखो CH3COOH बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी ये क्या है, एसिटिक एसिड बन रहा है। तो देखो अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, मैकेनिज्म भी समझ दिया है और कार्बोनिलेशन ऑफ मेथनॉल, मतलब हम लोगों ने यहाँ इंट्रोडक्शन पूरा खत्म कर लिया है। इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ गई हैं, केमिकल स्ट्रक्चर भी आ गया है, केमिकल फार्मूला भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आइए जान लेते हैं ना क्या क्या आया है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, आपको सिनोनिम्स टेस्ट सब कुछ आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ गई हैं, इंट्रोडक्शन भी आ गया है, स्ट्रक्चर भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन में हम लोगों ने क्या किया है, मेथनॉल की रिएक्शन किससे करवाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या हम लोगों ने यहाँ पर इसी को हम लोग कह सकते हैं कार्बोनिलेशन ऑफ मेथनॉल, ठीक है। तो प्रोडक्शन का जो मेथड है वो यार आप लोग एक ही तरीके से याद रखो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग देखना चाहो तो एक मेथड और है, ऑक्सीडेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, मतलब एस्टल्डिहाइड का वहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने एस्टल्डिहाइड लिया है, क्या एस्टल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए कॉमन नेम होता है एथेनल का, ठीक है। एथेनल का ये क्या है, कॉमन नेम होता है। तो 1 2 कार्बन मतलब H, सारे सिंगल बॉन्ड तो N, और CHO है तो सफिक्स में क्या लग जाएगा, अल लग जाएगा, तो एथेनल ये फार्मूला है। तो जब एथेनल का हम लोग क्या कराएंगे गाइस, ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। तो जब ऑक्सीजन का एडिशन हम लोग कराएंगे तो ऑक्सीजन देखो अपने जो वातावरण में वो पाई जाती है कितनी, डाइमर फॉर्म में, तो इसलिए हम लोगों ने O2 करवाया है। तो अब O2 करवाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर O2 डायरेक्ट क्या होगा, अकेले यहाँ पर बैठेगा आके, तो जो CHO है उसका ऑक्सीडेशन होकर के COOH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, ठीक है। या अगर आप इस रिएक्शन को इस तरीके से भूल रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो तो आप केवल एस्टल्डिहाइड ले लो, CH3CHO ले लो, और उसके बाद आप हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दो, तो यही आपको एसिटिक एसिड फॉर्म होने वाला है। तो ठीक है गाइस, अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो उसके आगे अब हम लोग देखते हैं। हम लोग अब टाइम वेस्ट न करते हुए, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, तो ये भी सरल है। देखो एथिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें ऑक्सीडेशन करो, तो अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये जब ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा जो है, तो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, यानी एक माइनस एक प्लस में, तो एक इधर जुड़ जाएगा एक उधर जुड़ जाएगा। तो अब होने वाला क्या है, सॉरी गलत हो गया, उसमें मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइलिन है। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एथाइलिन में क्या है, ये कुछ रिएक्शन होती है रटने वाली, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को आप रट सकते हैं। तो क्या करना है कि ये जो इसका हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो निकल करके बगल वाले में शिफ्ट हो जाएगा, और बगल वाले में शिफ्ट होने के बाद क्या होने वाला है, वहाँ पर होने वाला है कि जो पैलेडियम मेटल है उसको एज ए कैटलिस्ट के तरीके यूज़ किया जाएगा, और एसिटिक एसिड वहाँ पर बन जाएगा। अब देखो आप लोग देखते होगे एसिटिक एसिड क्या है, अरे विनेगर है, विनेगर को सिरका कहते हैं। घर में आप देखते होगे गन्ने का रस वगैरह आता है, उसे जो घर में मम्मी लोग हैं वो बनाती है ना विनेगर, तो वही है विनेगर। तो यानी इसको क्या है, ये फिर अब इसके यूज अब देखो समझ में आ रहा होगा, कहाँ, फ्लेवरिंग एजेंट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फूड स्टफ्स में देखो, अब ये चाउमीन वगैरह बनती है तो वहाँ पर विनेगर पड़ता है ना कि नहीं पड़ता है, उसको थोड़ा ब्लैक कलर देने के लिए, मतलब अपीयरेंस को अच्छा कर सकता है, डिसइंफेक्टेंट के तरीके भी यूज़ कर सकता है, क्लीनिंग एजेंट के तरीके भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके यूजेस आने वाले हैं, तो हम लोग अब इसके यूजेस को क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग उसके यूजेस पे आ जाते हैं। तो इसके यूजेस यहाँ पर क्या दिया गया है, यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। तो अब मेडिकल फील्ड में हम लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जहाँ पर ओटाइटिस एक्सटर्मा हो जाता है, मतलब जहाँ पर आप देखते होंगे कि ओटाइटिस एक कंडीशन होती है बीमारी की, शायद मेरे हिसाब से ओटाइटिस मीडिया होती है कान पे या आँख पे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो गलत जानकारी आपको देना नहीं। आप ओटाइटिस को गूगल पे सर्च करिए और खुद पा जाएंगे। ओटाइटिस मीडिया के मतलब जो ओटाइटिस एक्सटर्मा नामक कंडीशन होती है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग उसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिटिक एसिड जो है इसका यूज हम लोग आयोनटोफोरोसिस के लिए करते हैं। मतलब ये डायग्नोसिस होती है कि मतलब आयन की जो फोरोसिस है उसमें एक मेथड होता है जो आप लोग पढ़ेंगे एनालिसिस पे 7 सेमेस्टर पे, तो अभी समझाने कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसकी डायग्नोसिस की जाती है। डायग्नोसिस में सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस में इसका यूज़ किया जाता है और सर्विक्स टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। तो सर्विक्स में क्या करते हैं हम लोग, पेपर को पुट करते हैं, एक टाइप का पेपर आता है, वहाँ पर सर्विक्स में इसका जो एसिटिक एसिड का सलूशन होता है उसको रब करते हैं। तो वहाँ पर जो वाइट पैचेस अगर आ जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर जानते हैं कि जो टेस्ट था वो पॉजिटिव टेस्ट था। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन है इसका अगर हम लोग 1% सोल्यूशन ले लें तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में, मतलब अगर आप इसको कहीं पर डाल रहे हो और कहीं पर सेप्टिक कंडीशन हो रही है, मतलब सड़न हो रही है, तो वहाँ पर सेप्टिक नहीं हो पाएगी, यानी ये एंटीसेप्टिक एजेंट के तरीके है। तो देखो ये एंटीसेप्टिक हो गया, ओटाइटिस एक्सटर्नम में इसका यूज़ हो गया, आयोनटोफोरोसिस में इसका यूज़ हो गया। इसका यूज़ भी डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिसीज सच एज सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में हो गया। उसके बाद इसका यूज़ क्लीनिंग एजेंट में उसका यूज़ हो जाएगा, फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ हो जाएगा, फूड स्टफ्स में इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका यूज़ प्रिजर्वेटिव के तौर पर कैसे होगा, जैसे देखो घर में देखते होगा अचार वचार बनता है तो वहाँ पर सिरका पड़ता है, तो यही पर मतलब आपकी बुक में ही ये सब चीज़ें दी गई हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स में, तो वहाँ पर भी आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। कहीं पर स्किन इन्फेक्शन हो गया है या कोई ऐसा बैक्टीरिया या फंगी आ गया है जो क्या है रेजिस्टेंस है, जैसे सीडोमोनास रेजिस्टेंस है कोई टिपिकल एंटीबायोटिक का, तो आप लोग वहाँ पर इसको इनकी स्किन इन्फेक्शन में भी अप्लाई करा सकते हो टॉपिकल रूप से, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत अच्छा रिजल्ट इसका इन्फ्लामेशन में भी है गाइस, कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो तो आप इसको जो एसिटिक एसिड है उसको रब कर देंगे या सिरका को रब कर देंगे या विनेगर को रब कर देंगे तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद जितना भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूज्ड एज रीजेंट इन लेबोरेटरी। ये तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हो, 10th से पढ़ते हो, तो मतलब लेबोरेटरी में रीजेंट के तौर पर इनको यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में, जैसे ग्लाइसियल एसिटिक एसिड नहीं होता आपके लैब में यार, तो वहाँ पर उसी तरीके हम लोग उसका भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब देखो, अब इसका यूज़ क्या करते हैं, इसका यूज़ गाइस हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के रूप में करते हैं। देखो प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ना, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है गाइस। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जब बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो क्या होने वाला है, वहाँ पर होने ये वाला है कि हम लोग इसके द्वारा बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एसिटिक एसिड समझ में आया होगा। तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए। तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं गाइस, 1 मिनट, थोड़ा सा कैमरा की क्वालिटी को सेट करना पड़ता है बार बार। हाँ 1 मिनट, आ गया चला गया। तो अगला टॉपिक है गाइस लैक्टिक एसिड, शायद ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो इंपॉर्टेंट तो सभी चीज़ें होती हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बस एग्जाम का जो टीचर देता है भाई इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट ही है, पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग आते हैं लैक्टिक एसिड पे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग लैक्टिक एसिड पे बात करते हैं। तो लैक्टिक एसिड पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले गाइस हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, लैक्टिक एसिड है उसको जो इसका केमिकल फार्मूला है वो है CH3CHOS ठीक है। तो अगर हम लोग इसके IUPAC नाम की बात करें, देखो बहुत सारे लोगों को लैक्टिक एसिड के नाम से उसका स्ट्रक्चर नहीं याद होता होगा या उसका जो केमिकल फार्मूला है वो नहीं याद होता होगा। तो आपको क्या करना है, आप उसका IUPAC नाम याद करना है, तो आप उसका स्ट्रक्चर भी बना पाएंगे और आप उसका केमिकल फार्मूला भी लिख पाएंगे। तो आपको केवल क्या करना है, लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम याद करना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम है। तो अब अगर हम लोग इसकी जो नंबरिंग करें वो 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, मगर OH से बड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है, COOH ग्रुप है, इसलिए OH क्या है, प्रीफिक्स हो जाएगा, और COOH कैसा हो जाएगा, सिफिक्स हो जाएगा। तो जब क्या होगा, तो नंबरिंग शुरू करेंगे तो 2 पोजीशन हो गई और OH क्या है, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड तो N और ओइक एसिड हो जाएगा COOH की प्रेजेंस के लिए। सॉलिड स्टेट में बात करेंगे तो ये तो हम लोग इसको कलरलेस कह देंगे, जैसे मैं अपने सारे कंपाउंड्स में बताता चला आया हूँ, या हम लोग इसको व्हाइट क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं। और ये कैसा होता है, लैक्टिक एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब ये क्या है, अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो ये एकदम क्लियर होता है, मतलब एकदम साफ होता है, या आप लोग इसको कलरलेस भी कह सकते हो। तो लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें गाइस तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब
इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग कार्बन स्केलेटन की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करें तो ये मॉस्किटो अट्रैक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, मतलब मॉस्किटो जो है मच्छर वगैरह हैं उनको अट्रैक्ट करने में। तो लैक्टिक एसिड को जब हम लोग मिक्सचर करते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ में तो वो कैसा वर्क करने लगता है, वो मॉस्किटो अट्रैक्टेंट के रूप में वर्क करने लगता है। फिर इसका हम लोग यूज़ एंड डिटर्जेंट के रूप में, तो देखो गाइस जितने भी एक मोटी बात ये आप समझ लो कि जितने यूज़ हैं वो 5-6 तो सेम होने वाले हैं। पहला कौन सा, सॉल्वेंट के रूप में, दूसरा रीजेंट के रूप में, तीसरा डिसइंफेक्टेंट के रूप में, चौथा क्लिनजिंग एजेंट के रूप में, पांचवा प्रिजर्वेटिव के रूप में भी बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं, छठवां ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज़, किसी डिसीज़ में आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो, टैबलेट की फ्लेवरिंग एजेंट में इसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो अब इसका यूज़ हम लोग मॉस्किटो अट्रैक्टेंट के रूप में कर सकते हैं, डिटर्जेंट के रूप में कर सकते हैं, जैसे इसको एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी कहा जाता है। देखो गाइस आप बी फार्मा में हो, आपको आँख मूंद के कोई भी एसिड आ रहा है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी सेप्सिस एजेंट कर सकते हो, आप उसको बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट कर सकते हो, इन सब चीज़ों को आप कर सकते हो। क्योंकि देखो डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है आर दोज कंपाउंड विच आर यूज इन द क्लीनिंग ऑफ नॉन लिविंग सर्फेसेस, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका हम लोग यूज़ नॉन लिविंग सर्फेसेस को क्लीन करने में यूज़ करते हैं। मतलब ये मकसद है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म कैसे हो रही है, जैसे अभी कोविड आ गया था, कोविड के कारण क्या हो गया था कि वहाँ पर कोविड में जो अपना सैनिटाइजर था ना और बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट थे उनकी कमी हो गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विनेगर का भी यूज़ किया। हाँ, मगर विनेगर का जो कंसंट्रेशन होता है उसको क्या कर लिया था, कम कर लिया था, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है कभी ना कभी स्किन में कुछ इरप्शंस दे सकता है, कुछ मतलब क्रैक्स दे सकता है, क्योंकि वो एसिड है, अपनी स्किन नहीं मेंटेन कर सकती है मगर नॉन लिविंग सर्फेसेस मेंटेन कर सकती हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर उसको डिसइंफेक्टेंट के तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और लैक्टिक एसिड को शायद आप लोग जानते भी होंगे, ये मिलता कहाँ से है, शायद ये दूध से मिलने वाला प्रोडक्ट है। फिर इसको फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक एप्लीकेशन तो है ही इसका। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है, ये वाटर सॉल्युबल लैक्टेज हम लोगों को क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद एसिडिटी को क्या करता है, एडजस्ट करता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, और डिसइंफेक्टेंट के तरीके यूज़ किया जाता है, और क्रिएटोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो आई होप आपको लैक्टिक एसिड समझ में आ गया होगा गाइस। तो हम लोग अपना दूसरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते हो तो आज हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो टार्टरिक एसिड को हम लोग गाइस मैं बहुत सारे उसमें बताता रहा हूँ, इसको भी अगर आपको अपीयरेंस उसकी नहीं मालूम है तो आप उसको सीधे लिख सकते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड। अब तो व्हाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड हो गया, या आप इसको कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हो, ठीक, या कलरलेस लिक्विड। बहुत सारे कंपाउंड हैं, अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो उनको कलरलेस लिक्विड भी बोल सकते हो। अब ये जो टार्टरिक एसिड है उसका यूज आप लोग जानते होंगे, इसको शायद टार्टरी भी कहते हैं। तो इसका उपयोग जो बतासे में, जो आप लोग बतासे खाने जाते हैं ना, बहुत सारे जो लड़के हैं लड़कियां हैं बतासे खाने जाते हैं, तो उनका उपयोग बतासे में जो फ्लेवरिंग एजेंट में जो खट्टापन होता है उसको एडजस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये नेचुरली कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिल रहा है, तो ये नेचुरली मिल रहा है मैनी प्लांट से, मतलब बहुत सारे प्लांटों से हम लोगों को मिल रहा है, और मोस्ट नोटेबलिंग ग्रेप से। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है, ये ग्रेप्स अंगूर पे मिल रहा है, ठीक है, टार्टरिक एसिड। तो देखो टार्टरिक एसिड यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग खोलें तो ये स्ट्रक्चर को इस तरीके से, देखो सी यहाँ पर है तो सी के पास डबल बॉन्ड हो और फिर ये OH इसके साथ अटैच है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद ये कार्बन है यहाँ पर, तो ये देखो कार्बन हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, ये OH हो गया, तो OH अटैच हो गया कि नहीं हो गया। फिर कार्बन है तो फिर कार्बन ले आया, फिर OH अटैच कर दिया, फिर COOH हो गया, ठीक है। और कार्बन की वैलेंस क्या करते हैं हम लोग, सेटिस्फाई कर लेते हैं। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 का मतलब क्या है, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, मतलब 2 OH हैं तो डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो N, और 1,4 पोजीशन पर 2 लगे हुए हैं कौन, COOH ग्रुप, तो उनका सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसका क्या हो जाने वाला है, नाम हो जाने वाला है। तो यह क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के तरीके यूज़ किया जाता है फूड्स में, और इसको हम लोग डिस्टिंक्टिव सॉर टेस्ट की वजह से बतासे वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी यूज़ आप लोग देख सकते हो।
उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन की। तो कैसे टार्टरिक एसिड की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो देखो प्रिपरेशन की बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले रेशमिक मिक्सचर जो है, प्रिपरेशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर टार्टरिक एसिड है, केवल मैंने यहाँ पर वही डिस्कस किया है, क्योंकि आपको गाइस सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जो आप केवल एग्जाम पे लिखा है और आपको नंबर चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोग ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है आपके, क्योंकि लैक्टिक एसिड और इनका टार्टरिक एसिड का फार्मूला ही याद करना बहुत ही टफेस्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसलिए हम लोग अपना जो सिलेबस है उसको मतलब अच्छी तरीके से कवर करते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि बुक में 4-4, 5-5 मेथड दिए गए हैं, मगर आपको एग्जाम में एक ही 2 मेथड लिखना है, तो मैं एक 2 मेथड आपको बताता हुआ चला जा रहा हूँ। तो अब क्या रेशमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पर डी फॉर्म और एल फॉर्म होते हैं और वो दोनों 50-50% में होते हैं। तो ये इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो 2 स्टेप में होती है, जो रिएक्शन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैलिक एसिड है उसको लेते हैं और उसका इपॉक्साइड कर देते हैं। मतलब वहाँ पर हम लोग उसकी जब H2O2 से मैलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर एक इपॉक्साइड बनता है या इपॉक्साइड का रूप वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पोटेशियम टंगस्टेट यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट के रूप में। तो देखो मैलिक एसिड गाइस ये है कि CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो जब हम लोग इसकी हाइड्रोजन परऑक्साइड से H2O2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर जो पोटेशियम टंगस्टेट है वो कैटलिस्ट के रूप में लिया जाएगा। तो यहाँ पर COOH और ये जो H2O है ना H2O2, तो गाइस H2O2 जो यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2OH कर सकते हैं या OH का होल टू OH कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यानी एक OH और एक OH कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जब एक OH हो जाएगा तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड। देखो इसको अच्छे से समझाते हैं, अच्छे ही पेज में इसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यही लास्ट है। इसके बाद दूसरा वीडियो में अपलोड करने वाले। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। जब इस पे 2 OH क्या होने वाले हैं, अटैच होना है। तो 2 OH अटैच कहाँ हो सकते हैं, देखो 2 1 3 1 4, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया कि नहीं होगा। तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो एक तरफ कैसा होगा माइनस, एक तरफ प्लस मान लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो एक OH कैसा होगा, यहाँ पर अटैच होगा, एक OH कैसा होगा, यहाँ पर अटैच होगा। ठीक समझ में आ गया। या हम लोग इसको HO सिंगल बॉन्ड OH भी कर सकते हैं। तो एक तरफ माइनस और एक तरफ स्वाभाविक सी बात है प्लस बन जाएगा। तो प्लस वाला किधर, माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, और माइनस वाला किधर, प्लस वाले के साथ अटैच हो जाएगा। तो जो फार्मूला बनेगा वो COOH और CH, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और फिर CH हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये COOH इस प्रकार से हो जाएगा। तो मैलिक एसिड से हम लोगों ने क्या बनाया, टार्टरिक एसिड। ये क्या था आपका, मैलिक एसिड। तो और अच्छे समझा दिया जाए, समझने में कमी नहीं होनी चाहिए। मैलिक एसिड क्या है, मैलिक एसिड है COOH CH फिर CH फिर उसके बाद COOH कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये है मैलिक एसिड। तो जब हम लोग इसकी OH सिंगल बॉन्ड OH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये देखो बॉन्ड, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हाइपोथेटिकली हैं, मतलब आपको समझाने के लिए बताई गई हैं। तो जब ये OH टूटेगा तो एक तरफ माइनस, तो एक तरफ कैसा आ जाएगा प्लस। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ माइनस, एक तरफ कैसा आ जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन इसी प्रकार होगी, कहीं ना कहीं बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं बॉन्ड को जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि और कैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अटैच करो तो COOH हो जाएगा गाइस, CH जिधर इधर OH हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर OH हो जाएगा, और फिर COOH। यानी ये क्या था, मैलिक एसिड था, मैलिक एसिड। और ये क्या आ गया, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये आ गया। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन होगी। तो अब हम लोग उसके यूजेस में आ जाते हैं। तो देखो यार यूजेस वही हैं, क्लीनिंग एजेंट के तरीके यूज़ करो इसको। अब इसका फूड स्टफ्स में हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट के तरीके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका यूज़ क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव टेस्ट ऑफ ओरल मेडिकेशन की जो टेस्ट चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने एफरवेसेंस पाउडर बनाए होंगे तो उसमें भी टार्टरिक एसिड का यूज़ किया जाता है लैब में। तो बी फार्मा वाले बनाए ही होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसकी स्मॉल डोजेज ले लेंगे टार्टरिक एसिड की, तो ये स्पेक्टोरेंट के तरीके भी यूज़ किया जाता है।
उसके बाद गाइस ये इम्यूनिटी भी देता है गाइस थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अगर हल्की मात्रा में लिया जाए तो, ज़्यादा मात्रा में लोगे तो ठीक है गड़बड़ा जाएगा ना मामला, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म दिक्कत करेगा, मेटाबॉलिज्म दिक्कत करेगा तो कहीं ना कहीं कोई डिसीज़ हो जाएगी। और फिर ये है फार्मिंग एजेंट में या फार्मिंग इंडस्ट्री में भी इनका हम लोग यूज़ करते हैं, फार्मिंग फील्ड में, और मेटल इंडस्ट्री में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग अपना ये कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद बचने वाले हैं 4-5 टॉपिक, तो उन 4-5 टॉपिकों के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो अगर आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको जो सुझाव आएगा उस हिसाब से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग सुधार कर पाएंगे अपने जो वीडियोस हैं उन पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार आपके इतने इम्पोर्टेंट समय के लिए, आपका मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए।